सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम निरवस्त्र होकर प्रदर्शन किए। तब लोगों ने हमसे कहा कि आपको चुनाव में भाग लेना चाहिए। जब मैं सोकर उठता था तो न केवल पैसे देने के लिए बल्कि चावल देने वाले, दाल देने वाले, आलू प्याज देने वाले। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो देश के पहले ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने पूरे कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन किया था। और ये नग्न प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि उनके जो दलित भाई थे, उनकी नौकरी जो है वो कथित तौर पर किसी ऐसे लोगों के द्वारा की जा रही थी जो कि उसके हकदार नहीं थे। अब जो कि सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे और सड़कों पर उतरकर नंगे दौड़ने को मजबूर हुआ करते थे, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जो है पहल की है। अब जल्द ही रिजल्ट होने को है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर संजीत बर्मन ने लोकतंत्र पे विश्वास क्यों जताया, जबकि वो एक बागी प्रवृत्ति के क्रांतिकारी नेता हैं। भारत देश में अनुसूचित जाति वर्ग की बात रखने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में 10 विधायक अनुसूचित जाति के हैं जो चुने तो जाते हैं लेकिन अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं। हम सड़कों पर बहुत धरना दिए, प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किए। जब सरकार के अधिकारी और सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम निरवस्त्र होकर प्रदर्शन किए। जब हम न्याय मांगते हुए हमें ही जेल में डाल दिया गया, 56 दिन बाद जब जेल से रिहा हुए, तब लोगों ने हमसे कहा कि आपको चुनाव में भाग लेना चाहिए। आप अगर सदन में चुनकर जाते हैं तो निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग की आवाज उठाने का काम करेंगे। संजीत, ये भी कहा जाने लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो है लोक लाज नहीं है, वो अगर जननेता बन ही गया तो उसका जो विद्रोही स्वभाव है ये तो आड़े आएगा लोकतंत्र की सेवा करने के दौरान। बात लोक लाज की नहीं है। जब हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे वजूद और अस्तित्व को अगर सरकार नकारने का काम करेगी तो हमें भी अपना वजूद और अस्तित्व दिखलाने की आवश्यकता है। संजीत के बारे में एक बात और हमको बतानी है कि संजीत बर्मन लोरमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मैदान पे मौजूद हैं। इस दौरान जो है तानेश्वर साहू भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। दोनों ही गद्दावर नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनकी काफी ज्यादा राजनीतिक पैठ है। ऐसे में आपने आपको किस जगह पे आप देखते हैं और इस चुनाव के जो परिणाम संभावित हो सकते हैं एक प्रत्याशी के तौर पर वो क्या होंगे? अरुण साहू जी और थानेश्वर साहू जी अपने राजनीतिक पार्टी के द्वारा तय की गई प्रत्याशी हैं और मैं लोरमी विधानसभा की जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं। जनता ने जिस तरीके से मुझे समर्थन दिया, मेरे चुनावी जनसंपर्क अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मुझे आर्थिक रूप से न केवल लोरमी विधानसभा से पहले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से आर्थिक सहयोग मिला। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरी जीतने की संभावना उन दोनों प्रत्याशियों से अधिक है। किस तरह का आर्थिक सहयोग आपको मिल गया? क्या चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने आपको पैसे दिए? बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसे दिए। जब मैं सोकर उठता था तो न केवल पैसे देने के लिए बल्कि चावल देने वाले, दाल देने वाले, आलू प्याज देने वाले लोग कतार लगा के खड़े रहते थे ताकि वे मुझे आर्थिक रूप से मदद करें और उन रुपयों की सहयोग से मैं अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति दे सकूं। लेकिन हमने तो देखा कि आप महंगी गाड़ी में चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे। एक शायद आपके पास क्रेटा कार है शायद। मेरे पास ब्रेजा है और मेरे जो सहपाठी सहयोगी हैं ये सभी लोग अपने कार को चुनाव प्रचार अभियान में दिए थे, निःशुल्क दिए थे, जन सहयोग के लिए दिए थे। ये बात गौर करने लायक है क्योंकि एक प्रत्याशी को जबकि वो चुनाव में काफी खर्च करते हैं, राजनीतिक में ये कहा जाता है कि चुनाव लड़ना जो है आसान काम नहीं, काफी पैसे खर्च होते हैं। ऐसे समय में संजीत बर्मन जैसे जो क्रांतिकारी नेता है उनका ये कहना है कि उनके पास तो पैसे नहीं थे और लोगों ने उन्हें पैसे दिए। न सिर्फ पैसे दिए बल्कि संसाधन, कार, मोटर गाड़ी जैसी चीजें भी उनको उपलब्ध कराई और तब जाके वो चुनाव के मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे। हम ये जानना चाहेंगे संजीत आपसे
क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं और जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उस पृष्ठभूमि का कोई असर होगा आपके ऊपर? मैं किसान का बेटा हूँ और पहले शिक्षक था, मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। मैं दलित अत्याचार के मामले पर संज्ञान लेने का काम करता हूँ। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पैसे से आज तक मैंने कभी चाय नहीं पिया है, कोई उनसे राशि नहीं लेता हूँ। मेरा किताब का दुकान है, मैं अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर किताब को बिक्री करके उसमें अपना काम करता हूँ। साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम में भी मैं शामिल हूँ, उसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। आपके परिवार में कोई जो एक सदस्य हैं जो सरकार में बड़े अधिकारी हैं, उनके बारे में बताएं। वे मेरे सगे बड़े भाई हैं और हम दोनों में समानता यह है कि हम एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं। बाकी उनका मेरे कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई सहयोग और योगदान नहीं है। ये जो क्रांतिकारी भाई है लोगों के लिए मुसीबत बनता है संजीत, तो जाहिर सी बात है दबाव बनाने के लिए कभी आपके भाई पे भी इसी तरह की स्थिति बनी होगी कि सरकार के कुछ लोगों ने चाहा होगा कि आप पे जो है बताएं, वो बोलें कि इस तरह की चीजें ना करें। थोड़ा भाई के बारे में जानकारी दीजिए और अपने भाई के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो किस तरह के हैं? जैसे परिवार में भाई होते हैं वैसे ही संबंध मेरे हैं और मुझे फील होता है कि मेरे कार्यों का असर उनके करियर पर हुआ है और सरकार को किसी भी व्यक्ति के कार्यों के लिए दूसरे पर कोई भी सजा देने वाला काम नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है मतलब? मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। फिर क्या किया आपने? मेरे लिए मेरे समाज और मेरे समाज पे होने वाले अत्याचार महत्वपूर्ण है। मैं अत्याचारियों को सजा दिलवाने के लिए किसी से भी समझौता नहीं करूंगा। भाई भी तो आपके समाज का एक हिस्सा था, वो तो व्यक्तिगत कीन रिलेशन में है, खून का रिश्ता है, उनके लिए भी संघर्ष किए फिर? समाज में जिनकी आवाज शासन प्रशासन या मीडिया वाले नहीं उठाते हैं, मैं उनकी आवाज बनता हूँ। मेरे भैया काबिल हैं, वे अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं। तो आपने देखा संजीत बर्मन ने बताया कि किस तरह से उनके जो व्यवहार है या राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यवहार का असर जो है उनके घर परिवार के लोगों पे भी पड़ा, और संजीत इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि वो उसे किस तरह से डील करें। हालांकि इस बात से इत्तेफाक आप जरूर रखते हैं कि दलितों को जिस हिसाब से टारगेट किया जाता है, ये दलितों की राजनीति जिस हिसाब से देश में चल रही है वो सही दिशा में है, आइदर उसको थोड़ा और ठीक करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे वर्ग के लोग मोहनदास करमचंद गांधी एवं उनके विचारधारा को त्यागते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को अपनाकर उनके रास्ते का अनुसरण करेंगे, उस दिन देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव संभव है। हमने बोलचाल की भाषा में और पब्लिक डोमेन पे इस बात को सुना है कि एक तरह का ब्लू गैंग, नीला जो गैंग है वो चलता है। इसके बारे में कुछ कभी सुना है आपने? क्या किस बात को लेके ये कहा जाता है? अब गैंग शब्द से मैं खुद को पृथक पाता हूँ। ब्लू कलर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी धारण करते हैं, तो उसी रूप में मैं भी प्रायः ब्लू कलर का शर्ट पहनता हूँ। ये हमने देखा कि ये जो अनुयायी हैं इसमें न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि जो गैर हिंदू लोग हैं वो भी इस पे आते हैं, और काफी बड़ा एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि इसी तरह की एक्टिविटी में इस ब्लू कलर के नीचे जो है काम करना चाहते हैं या करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्या होता है इधर? बाबा साहब को मानने वाले लोग समतावादी सोच के रहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 22 प्रतिज्ञा की बात करते हैं। हिंदू धर्म लोगों के बीच में भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता के लिए उचित नहीं है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के चलते आज भी दलितों के ऊपर जाति के नाम पर अत्याचार की जो घटनाएं हो रही है, उन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाए थे, जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा पर आधारित है।
इसमें गैर हिंदू या गैर बौद्धिस्ट लोग भी अब मौजूद हैं। हमने देखा है कि कई बार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी इसमें दिखे हैं, गैर जो हिंदू काउंट किए जाते हैं, ईसाई समुदाय के भी काफी लोग उनने जो है इस पे दिखे हैं। भारत देश में मौजूदा समय में धर्म की राजनीति हावी हो गई है। जब से धर्म की राजनीति हावी हुई है, बीजेपी वालों ने खुलेआम मुसलमान वोटरों का बहिष्कार किया है। तब से कांग्रेस वाले भी जय श्री राम से लेकर राम वन पथ गमन की राह पर चल पड़े हैं। इस दौर में जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, वे एक मंच में आ रहे हैं। और जो आप कहे कि क्रिश्चियन मुस्लिम भी दलितों के साथ आ रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। इसी ब्लू झंडे के नीचे। हाँ, ब्लू झंडे के नीचे। तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, हालांकि ये बोलचाल में या पब्लिक डोमेन में चलता है कि ब्लू गैंग जो है काफी सक्रिय है और ये एक बड़ा वर्ग है जिसमें सब तरह के लोग आते हैं, जैसा कि संजीत ने बताया भी। एक आखिरी बात हम हमसे और जानना चाहेंगे संजीत, जब आप इस चुनाव पे हैं और जब आप इसको जीतेंगे, इधर हार जाएंगे, क्योंकि चुनाव का तो यही परिणाम होता है, इधर जीत या हार, इसके बाद की क्या जो है आपकी योजनाएं हैं और किस तरह से काम करने वाले हैं? फिलहाल जाति आधारित घटनाएं रुक जाएगी ऐसा नहीं है। चुनाव में मेरी जीत हो या हार हो, मैं अपने निस्वार्थ सेवा भाव और ईमानदारी से जो काम करते रहा हूं, उसको आगे भी सतत जारी रखूंगा। ये एक बात हम दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा में ये भी कहा जाता है कि जो हार कर जीते उसे बाजीगर कहते हैं। आप दो बड़े नेताओं के बीच जो है चुनाव लड़ रहे हैं, संभव है कि हार भी जाएं। इस हार के पीछे जो जीत आपको नजर आती वो किस तरह की है? कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनके प्रत्याशियों की हवा निकल गई है। अगर वे चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ पैसे के बदौलत जीत पाएंगे। जनता का समर्थन मेरे साथ था। आप मेरे फेसबुक को भी देख सकते हैं, उसमें अनेकों वीडियो डले हुए हैं, फेसबुक लाइव चला है। हजारों की संख्या में बाइक रैली मेरे साथ चलती थी। जनता के दिए हुए जो प्यार है, चुनावी परिणाम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपने लोगों के दिलों में जगह बना पाया हूँ, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब करेंगे क्या उनके लिए, किस तरह की रणनीति? मैं लोरमी विधानसभा एकाएक गया हूँ। चुनाव में उतरने से पहले मैं 56 दिन जेल में था। 2 दिन बिलासपुर में जब मैं अपना घर पहुंचा, लोरमी विधानसभा के युवकों ने, उनके संगठन के लोगों ने मुझे आमंत्रित करते हुए चुनाव लड़वाए। मेरे चलते न जाने कितने लोग अपने राजनीतिक दुश्मन पाल लिए हैं। उनके लिए मैं सतत खड़ा रहूंगा और मैं बहुत जल्द, संभवतः 6 दिसंबर को लोरमी में ही स्थायी कार्यालय खोलूंगा। वहां दलितों के अलावा बैगा आदिवासी, जो खुड़िया के जो पीछे जो अचानकमर अभ्यारण्य के क्षेत्र में रहते हैं, वे मूलभूत आवश्यकताओं से कोसों दूर हैं। न स्कूल है, न सड़क है, न पुल है, न बिजली है, न तो डिजिटल इंडिया के दौर में इंटरनेट की व्यवस्था है। मैं उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, कॉलेज खुलवाने के लिए सतत संघर्ष जारी रखूंगा। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि लोरमी विधानसभा के मौजूदा विधायक जो हैं वो धर्मजीत सिंह है, जो काफी बार वहां चुनाव लड़के जीत चुके हैं और क्षेत्र के विकास के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह की वहां पे ना तो सड़कें और ना ही पीने का साफ पानी, ना जो है शौचालय और जो है चिकित्सालय है, बल्कि अब इंटरनेट जैसी चीजें भी वहां पे मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में कई मुद्दे हैं जहां से लोरमी विधानसभा से चुनाव लड़ने के दौरान जिसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। इस इंटरव्यू का यही मकसद था कि हम ऐसे बागी नेताओं के सोच के बारे में समझें कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं और क्या करने जा रहे हैं, और क्या भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह है या कोई स्थान वो अपने लिए खुद जो है बना पाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।